देश आगामी लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2 चरणों की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही सत्ताधारी बीजेपी ने अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी के चुनाव प्रचार में अपने सहयोगियों संग बड़े स्तर के बीजेपी नेता जनसभाओं में विपक्षियों पर तीखे हमले बोल रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी को साधने की जुगत में एक साथ देखा गया है, मगर विपक्षी खेमे में मानो सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक चुनाव प्रचार की आहट ही सुनाई नहीं दे रही है। तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। इंडी अलायंस, कई राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया हमारे विरोध के, राजनीतिक पार्टियों ने, अब हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को पटकनी देंगे। आप देख रहे हैं कि इनके निजी स्वार्थ हैं, आपस में मिलजुल कर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी इंडिया अलायंस को भी। दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। विपक्ष की तरफ से अब तक कोई बड़ी रैली नहीं की गई है जिससे ये पता चल सके कि विपक्षी गठबंधन एक साथ एनडीए का मुकाबला करने की तैयारी में है। रोजाना ऐसी कितनी ही खबरें सामने आती हैं जहां बड़े चेहरे अपने प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होते हैं, मगर सपाई खेमे में तो नामांकन के लिए होड़ मची हुई है। सुबह से शाम तक यहां प्रत्याशी ही बदल दिए जाते हैं। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए सर। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। जब बैठकें हो रही थी उस बीच जो हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पर बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। तो ये उन लोगों के मन की इच्छा थी, ये उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, मुझे लगता है जो पार्टी के हमारे वर्कर है उन्होंने अपनी राय को रखा। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी तय रणनीति के मुताबिक अपने सभी कामों को अंजाम दे रही है, मगर लगता है इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा से पहले विपक्षी तैयारी अधूरी है। अगर हम यूपी में इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली सपा की ही बात कर लें तो सपा आखिरी वक्त तक अपने प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रही है। बागपत और मेरठ इसके ताजा उदाहरण हैं, जहां कई बार प्रत्याशी बदले गए हैं। फाइनल डिसीजन हो गया, आज लास्ट डेट है। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। योगेश वर्मा जी उनकी भाई
ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ का ही है। लेकिन आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला, एक कार्यकर्ताओं में खुशी थी और अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना, कल अब नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। आपने ट्वीट भी किया। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की 80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटें शामिल हैं। इनमें से किसी भी सीट पर अभी तक विपक्ष के किसी बड़े नेता ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद में वोटिंग होगी और यहाँ भी हालात जस के तस हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन को राह दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी भी लग रहा है अपनी पूरी ताकत सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झोंक चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ उसके बाद राहुल गांधी नजर आए हैं और ना ही प्रियंका गांधी। बस उनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज होती रहती हैं कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ने वाला है। और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब से अलग रास्ता इख्तियार किया है, वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो कर रही हैं, मगर चुनावी मैदान से उन्होंने भी दूरी बना रखी है। इस सब के बीच सवाल यही है कि यूपी में एनडीए की तैयारी टाइट, तो गठबंधन कैसे करेगा फाइट।